नमस्कार प्रिय छात्रों, शानदार विद्यार्थियों, दोस्तों, जानकारों और लब्ध प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध लोग, जो लोग अब मेरी क्लास देखते हैं, यकीनन मुझे ऊर्जा देते हैं। और मेरी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा का जब संगम होता है तो एक नया उन्माद पैदा होता है। और जब उन्माद इन प्रश्नों के रूप में निकल कर आता है तो यकीनन एक इतिहास बनता है। आप यकीन मानिएगा, ये जो 100 प्रश्न होंगे, इस कड़ी में, इस श्रृंखला में एक से बढ़कर एक प्रश्न देंगे आपके सामने, और वो प्रश्न आपकी दशा और दिशा तय करेंगे और मील का पत्थर साबित हो। यकीन मानना कि हिंदुस्तान की इस पृष्ठभूमि पर बहुत सारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं अध्यापकों में मैं एक छोटा सा हस्ताक्षर, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक कुछ दो चार चीजें जानने वाला, लेकिन अनुभव के आधार पर इतना यकीनन तौर पे कह सकता हूं कि जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो वैसी होगी, जो प्रश्न आएंगे वो उसी टाइप के होंगे, इतने यकीन के साथ कह सकता हूं। हाँ, तो सुरेश जो लगातार लाइव है, कुछ दोस्त बंधु और हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ ज्यादा। आज छोटी क्लास तैयार करना चाहता हूँ, छोटी क्लास में ही आप लोग आ जाएं। नाम लेने से एक का नाम लूं, दूसरे का नाम ना लूं तो एक नाराज हो कि मेरा सर नाम नहीं लिया, दूसरा के मेरा नाम ले लिया। तो आप लाइव आइए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, हमें ऊर्जा दीजिए और अपना लाभ उठाइए। इस पंक्तियों के साथ आज के इस दृष्टि में ये बात शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे याद आती है, बहुत खूबसूरत पंक्ति है, सुनिए जनाब, आप भी सुनिएगा, दिल खोलकर सुनिएगा, और अच्छी लगे तो फिर दाद दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो दाद जरूर देना। पंक्ति बहुत शानदार है, जबरदस्त है, और आपके दिलों को झनकृत कर देगी, आपके मन मस्तिष्क को खोल कर रख देगी। बात कुछ ऐसी है कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कि हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर हर सड़क, हर गली, हर नगर में एक बात थी, हर सड़क, हर गली, हर नगर में एक बात थी कि हाथ लहराते हुए मुर्दों की लाश भी चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए मुर्दों की लाश भी चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं पर आग जलनी चाहिए, हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। तो जला दीजिए अलग, जला दीजिए आग, और बता दीजिए शहरे सफर को कि हम लोग एक बार फिर इस प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच में तैयार हैं। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट आंसर दीजिए, तुरंत प्रभाव से इनके उत्तर आपके प्रस्तुत होने चाहिए। सभी आंसर दें और बहुत तन्मयता के साथ इन प्रश्नों को पढ़ें। यकीनन सीधे के सीधे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सदा एक चीज का ध्यान रखना है, इस बात का नहीं? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई कौन सा नहीं है, ये कह रहा है आपको ध्यान देना है। कोप्तगिरी, तहनिशा, तुड़िया, तारकशी। पहले तो आपको बता दूं ये कोप्तगिरी और तहनिशा होती क्या है। तहनिशा होती है लाख व पीतल पर सोने चांदी का काम, लाख व पीतल पर सोने चांदी का काम तहनिशा। लोहे पर सोने का काम, लोहे पर सोने का काम क्या कहलाता है? कोफ्तगिरी। चूड़िया, नकली गहने, नकली गहने कहलाते हैं। नकली गहने जो बनते हैं ना बाजार में, बहुत सस्ते सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, उनको कहते हैं तुड़िया। तारकशी आप जानते हैं, तारों का, हाँ, किसी भी वस्तुओं पर तारों का जो काम होता है वो तारकशी कहलाता है, जो तार बांधे जाते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो आप, वेरी गुड, कुछ आंसर आ रहे हैं लगातार, और जिन जिन का आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि तारकशी का काम साथियों कहां पर होता है? नाथद्वारा और जयपुर में। कहां पर होता है? नाथद्वारा और जयपुर में। नाथद्वारा राजसमंद में है,
चूड़िया राजखेड़ा धौलपुर बिल्कुल राइट है। तैनिसा अलवर उदयपुर और जयपुर कहाँ पर होता है? जयपुर। ये अलवर जयपुर उदयपुर यहाँ पर ये भी कार्य होता है। ठीक है साहब, ये ध्यान रखें आप। आपका पहला प्रश्न क्लियर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की। सूर्यध्वज धन्ना और छोटू का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? बहुत शानदार प्रश्न है, सभी के आंसर चाहिए मुझे, तुरंत प्रभाव से दीजिए। सूर्यध्वज धन्ना और छोटू का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? मेवाड़ से है, मारवाड़ से है, बीकानेर से है या किशनगढ़ से? दीजिए आंसर। हाँ, आपको बता दूं, गौर कीजिए, साहिबदीन, अभी एक प्रश्न पूछा गया था थोड़े दिन पहले, साहिबदीन मेवाड़ शैली के। निसारदीन बहुत फेमस, कौन से? निसारदीन, ये अमर सिंह और महाराणा प्रताप के समय रहे हैं। साहिबदीन जगत सिंह सेकंड के समय रहे हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बड़ी प्रसिद्ध शैली है मेवाड़ की। पीला रंग बड़ा प्रयोग में होता है यहाँ पर। मारवाड़, मारवाड़ के जितने भी कलाकार हैं अधिकतर के आगे भाटी लगता है। अमर सिंह भाटी है, नारायण दास भाटी, जितने भी हैं उनके आगे एक शब्द आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, भाटी चित्रों के चित्र शैली से है। ठीक है, बीकानेर के आप जानते हैं उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, नाम सुना होगा। हिसामुद्दीन उस्ता कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। और कुछ मथेरण कला के कलाकार भी हैं, कौन से? मथेरण। और इसमें राम प्रसाद, कौन है? राम प्रसाद, राम किशन, ये मथेरण और उस्ता, ये दोनों बीकानेर की। बच्चे कौन? किशनगढ़। किशनगढ़ का सबसे फेमस कलाकार साथियों कौन है? मोरध्वज निहाल चंद, नाम सुना होगा आपने, मोरध्वज निहाल चंद, किशनगढ़ का फेमस कलाकार। सूर्यध्वज धन्ना और छोटू भी किशनगढ़ के हैं। जिन जिन का आंसर डी आया है उन सबका ये प्रश्न भी राइट है। तो ध्यान देना, सूर्यध्वज धन्ना और छोटू किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं और इस शैली का चित्र एक बहुत फेमस है। कौन सा साथियों? बनी ठनी। कौन सा है? बनी ठनी यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। बनी ठनी बहुत फेमस चित्र, कहाँ का है? किशनगढ़। जानिए आप इसके बारे में, बनी ठनी। आगे आइए और कीजिएगा इस पर। अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? बहुत प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप जानते हैं कौन? 1192 में अजमेर के कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ 1192 में कहाँ आए? अजमेर में आए। ठीक, और उन्होंने अजमेर में ही कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिले से। कौन से सिलसिले से हैं? चिश्ती। इन्हीं के ही शिष्य हैं, कौन से? हमीदुद्दीन नागौरी। कौन से शिष्य इनके शिष्य हैं? हमीदुद्दीन नागौरी। बार बार ये उलझ जाता है यार, क्या किया जाए इसका बताओ? तार है ना लंबा, बार बार पैरों में उलझता है और गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता है समतावान लोग गिरते नहीं। आप मेरा सहारा है ना, और जब सहारा हो तो हम गिरते नहीं है। आपको मैंने बताया है कि प्रति वर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, याद रखना इनके इंपॉर्टेंट तारीख है। बाकी इतनी है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ये दो शब्द और ध्यान में रख सकते हैं, ईद उल जुहा और ईद उल फितर, ये याद रखें। जुहा और फितर याद रखना, ये बकरीद होती है। क्या होती है? बकरीद। और ये क्या होती है? मीठी ईद। कैसी होती है? मीठी ईद। रमजान महीने के बाद में अक्सर मनाई जाती है। रमजान महीने में रोजे रखे जाते हैं। तो प्रतिवर्ष पहली रजब से 6 रजब तक अजमेर में उर्स यानी मेला, उर्स किसको बोलते हैं? मेले को। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत शानदार। हाँ, सुरेश के तो लगातार आ रही है। हाँ, एक सक्रिय कैंडिडेट है। आगे आ जाइए। महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपरांत किया गया था या बनाया गया था? विजय स्तंभ बहुत फेमस स्तंभ। कितने मंजिला है साथियों? 9 मंजिला। कितने मंजिला? 9 मंजिला। ये विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला। और इसकी तीसरी, दूसरी और पहली, 1 2 3, इस पर एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द कौन सा है? अल्लाह। कौन सा लिखा हुआ है? अल्लाह। इसे मूर्तियों का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तियों का विश्वकोश। विश्वकोश, ध्यान देना। 1949 पे इस पे टिकट जारी किया सरकार ने। टिकट जारी कौन सी करती है? केंद्र सरकार। 1949 में मूर्तियों का विश्वकोश है, 9 मंजिला है। अंतिम मंजिल कौन सी है? 9वीं।
और ये कौन से युद्ध में बाड़ी, ये राणा सांगा का युद्ध है। किसका युद्ध है? राणा सांगा वर्सेज बाड़ी के युद्ध में, ये धौलपुर बाड़ी के युद्ध, राणा सांगा वर्सेज कौन है? इब्राहिम लोदी, याद हो तो आपको है, इब्राहिम लोदी। बाड़ी कहां पर है? बाड़ी धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। खातौली, ये भी इन दोनों के बीच हुआ है। खातौली कहां पर है? खातौली बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी। युद्ध करने वाले राणा सांगा और इब्राहिम लोदी है। दोनों में कौन जीता? राणा सांगा। घाघरून का युद्ध 1519, इसमें मालवा का एक व्यक्ति है जिसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड कहाँ का है साथियों? मालवा का। सुल्तान कहाँ का है? मालवा का। और किसके साथ लड़ा? ये भी राणा सांगा के साथ लड़ा। किसके साथ लड़ा? सांगा के साथ। राणा सांगा के साथ। इसमें भी विजेता कौन रहे? राणा सांगा। अब बचा सारंगपुर 1437, क्योंकि महाराणा कुंभा का एक युद्ध इसमें है, बाकी तीनों युद्ध प्रसिद्ध युद्ध राणा सांगा के हैं। एक मालवा का सुल्तान घाघरून का युद्ध उससे हुआ है, बाकी सब तो सारंगपुर 1437 के युद्ध के बाद विजय स्तंभ बनाया, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्ति। जिन जिन का आंसर सारंगपुर युद्ध है वो सही है। ये मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, याद रखना। मालवा के ये सेकंड है इसमें तो, लेकिन इसमें कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम को हराया था, इसमें महमूद खिलजी सेकंड है, ये ध्यान देना। आगे एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युद्ध मालदेव से संबंधित नहीं था? कर दीजिए, आपके आंसर आने चाहिए, तुरंत गति से आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। निम्न में से कौन सा युद्ध मालदेव से संबंधित नहीं था? पायबा साहिबा का युद्ध, गिरी शामिल का युद्ध, हरमाड़े का युद्ध या शिवाना का युद्ध? आपको ध्यान में हो तो मैं आपको बता दूं कि 1532 के आसपास बनने वाला शासक लगभग 62 तक शासक रहा। कब तक? 1562 तक। ये ही मालदेव का शासन काल है। तो आपको एक ही युद्ध 1542, 44, 57, 73 एक ही युद्ध दिख रहा है, सिवाना का युद्ध, जो इनके शासन समाप्त हो जाने के बाद का है। जो मूल रूप से सिवाना का जो युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है, वो 1308 का है। और वो किसका युद्ध है? महमूद अपने कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ यहाँ के सातल देव लड़े हैं। कौन लड़े हैं? सातल देव। ये मारवाड़ की कुंजी कहलाता है शिवाना। वैसे 1573 में एक शिवाना का छोटा सा युद्ध हुआ है, जिसमें राय सिंह ने अकबर के द्वारा मिर्जा बंधुओं को शिवाना के आसपास पराजित किया है, तो एक शिवाना का युद्ध हुआ है। हरमाड़े का युद्ध, यहाँ पर अजमेर के हाजी खां को पराजित किया है उदय सिंह ने मेड़ता के शासकों के साथ मिलकर, और हरमाड़े के युद्ध में हाजी खां का साथ दिया मालदेव ने, इसलिए इसको छोड़ना पड़ा। अजमेर के हाजी खां कौन थे? अजमेर के हाजी खां, ध्यान देना, अजमेर के हाजी खां हरमाड़े के युद्ध में मेवाड़ के शासक उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता हैं, 1557 में इस हरमाड़े के युद्ध में, हालांकि मालदेव के हस्तक्षेप के कारण हरमाड़े का युद्ध है, जो कहीं ना कहीं अजमेर के पक्ष में मानते, लेकिन अधिकतर किताबें लिखती है कि उदय सिंह ने हरमाड़े के युद्ध में हाजी खां पठान को हरा दिया था। गिरी शामिल का युद्ध आपको याद हो तो बहुत फेमस युद्ध है, और शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ, और इसमें 1544 के इस युद्ध में जीत तो गया। दो प्रसिद्ध सेनापति आपको पता हो, जिसे जैता और कुंपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जैता और कुंपा। जैता और कुंपा के भरोसे आपस में ऐसा लगा कि शेर शाह सूरी ने, जैता कुंपा ने आपस में समझौता कर लिया, ऐसा मालदेव को लगा। मालदेव युद्ध भूमि छोड़ गया, और जैता और कुंपा ने रणभूमि में अपने तलवार की खनक का ऐसा जोर दिखाया, अपने शासक को दिखाया, क्या जैता और कुंपा के अंदर रक्त, ये राजपूती रक्त अभी थमा नहीं है, इसमें जोश अभी भी मौजूद है। इसलिए जैता और कुंपा ने रणभूमि में ऐसा शौर्य दिखाया कि हारते हारते शेर शाह सूरी की सेना बची, जीत जाती, लेकिन अंत में हार गई शेर शाह सूरी के चालाकियों की वजह से। इसलिए शेर शाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह गवा देता, कि मैं मात्र मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह गवा देता। और यही पाहेबा का युद्ध बीकानेर वालों से हुआ है। किससे हुआ है? बीकानेर वालों से हुआ है। इसमें बीकानेर जैत सिंह की हत्या कर दी थी मालदेव ने। तो कुल मिला के डी जिसने उत्तर दिया है उनका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
अगला प्रश्न देखिए कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर तथा मत्स्य संघ को शामिल कर वृहद राजस्थान का निर्माण करने के लिए राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया और वो किसकी अध्यक्षता में किया गया। गौर कीजिए, ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब 30 मार्च को शामिल होते हैं उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। जब बड़े बड़े 4 रियासतें राजस्थान के एकीकरण में शामिल होती है, ये महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में ये शामिल होते हैं। प्रमुख चौथा चरण जिसमें राजस्थान आंदोलन समिति बनाई जाती है, उसका गठन किया जाता है, उसमें से इनमें से कोई नहीं, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास या रामलाल। तो आपको बता दूं कि ये इसमें जिसने आंसर किया है राम मनोहर लोहिया, उनका राइट है। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। मत्स्य संघ राजस्थान में बनने वाला एकीकरण का पहला संगठन है। कैसा है? फर्स्ट है। दूसरे में कुछ रियासतें जिसे पूर्व राजस्थान या संघ राजस्थान कहते हैं। तीसरा जिसमें उदयपुर जुड़ता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह है जिसमें संयुक्त राजस्थान कहते हैं। और चौथे में जब संयुक्त जुड़ता है तो वृहद कहलाता है। ये सब बात आप जानते हैं। 5वां 7वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र राजपूताना गजट का प्रकाशन कब किया गया? वैसे तो साथियों राजपूताना गजट का प्रकाशन 1882 में माना जाता है। परफेक्ट जो तारीख है, एकदम जो महत्वपूर्ण तारीख है वो कौन सी है? 1882। एकदम राइट ये है। अगर ऑप्शन में आपको 1882 दिखे तो 1882 करना है, लेकिन कुछ पुस्तकें और कुछ किताबें लिखती है कि इसका प्रकाशन कब हुआ? 1881 में हुआ। और कौन करता है? मौलवी मुराद अली। कौन करता है? मौलवी मुराद अली। कौन करता है और कहां से करता है साथियों? अजमेर से। कहां से करता है? अजमेर से। ये ध्यान देने वाली बात है। 1882 में मौलवी मुराद अली अजमेर से राजपूताना गजट का प्रकाशन करता है। 82 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 85। अभी जिन्होंने 1885 आंसर दिया है उनका राइट है। शुरुआत 82 से हो गई थी, लेकिन मूल रूप से प्रकाशन 85 में हुआ। ये बात आप विशेषतः ध्यान दें। एक प्रश्न, पटेलिया, बीछियो और लालर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, 5-7 एग्जामों में कंटिन्यू आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। पटेलिया, बीछियो और लालर क्या है? राजस्थानी आभूषण है, राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थानी लोकवाद्य है, राजस्थानी लोक नाट्य है। बताइए, तुरंत बताइए, अभी आंसर दीजिएगा। हाँ, मैं कई लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनसे फिर से निवेदन है, क्लास को शेयर करें, लाइक जरूर करें। आप लाइक का बटन नहीं दबाते, हद हो गई है। एक कट बटन दबाने से हमारा हौसला बढ़ता है, वो लाइक ही तुम्हारा हौसला है, वो लाइक ही तो हमारी हिम्मत है। और कौन सा आपसे इसका पैसा वसूल कर रहे हैं? पैसा तो ले नहीं रहे, तो लाइक, एक लाइक मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा आपके बड़ी काम की हिसाब। जितने लाइक करोगे इतनी ऊर्जा बनेगी, जितने क्लास को शेयर करोगे जितने लोग आएंगे, जितना हमें उसमें जनता जनार्दन दिखेगी, जितने स्टूडेंट दिखेंगे, जितने छात्र दिखेंगे, इतनी ताकत हमारे अंदर आएगी। और तब एक शेर मुझे याद आता है, आपको सुना देता हूँ। हाँ, कि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे इतना प्रखर निखरता है, सोने पर जितनी आग लगे इतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे इतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है अपनी धुन पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन जब पकता है अपनी धुन पर खूब खनकता है। और पढ़ ले जो परवीन से ये जीके के प्रश्न आगे 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 खूब निकलता है, वो आगे खूब निकलता है, वो आगे खूब निकलता है। तो ये क्या है? लोकगीत, खासतौर से कहां पर? मेवाड़ में। कहां पर? मेवाड़ में। तो ध्यान देना आपको कि पटेलिया, बीछियो और लालर एक साथ। वैसे एक बीछिया कहते हैं, वो क्या होता है? एक आभूषण भी होता है। बीछिया एक आभूषण भी होता है, लेकिन याद देना बीछियो है, ये बीछिया नहीं है। क्या है? बीछियो। इसलिए लोकगीत है। जिन जिन अभी उत्तर दिया है उनको बधाई, धन्यवाद। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सोम कागदर परियोजना उदयपुर, छापी परियोजना झालावाड़, परवन परियोजना बारा या पार्वती परियोजना कोटा? गौर कीजिए, सोम कागदर। हाँ, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। परवन परियोजना है वो बारा, झालावाड़ और कोटा की है। याद देना, झालावाड़ और कोटा। परवन एक नदी है, ये 3 जिलों की है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर राइट है, छापी परियोजना ये झालावाड़ की राइट है, परवन परियोजना बारा राइट है, लेकिन पार्वती जो परियोजना है वो धौलपुर की है साथियों। कहाँ की है? धौलपुर की। याद रहना, पार्वती परियोजना, पार्वती एक नदी जरूर है कोटा में, लेकिन पार्वती नाम की परियोजना कहां पर है? धौलपुर में है। वहां बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध? पार्वती। जिन जिन का आंसर डी आया है उनका उत्तर राइट है।
तो कोटा की जगह धौलपुर कर ले। बाकी परवन परियोजना बारां में है, छापी झालावाड़ में है, सोम कागदर नहीं है, कागदर है। क्या है? सोम कागदर, ध्यान देना, सोम कागदर परियोजना, ठीक है। सोम कमला अंबा करके परियोजना उदयपुर और डूंगरपुर की है, खासतौर से डूंगरपुर में है, वो सोम कमला अंबा है, ये सोम कागदर, ठीक है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि फसल उत्पादन में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये फसलों का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सरसों, गन्ना, मक्का और मूंगफली। आपको बता दूं, मूंगफली में हम दूसरे स्थान पे हैं। भारत के अंदर मूंगफली में 1 नंबर कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। हम दूसरे पे हैं। वर्तमान की स्थिति लगभग हम मजबूती में है, तो मूंगफली में हम दूसरे स्थान पर हैं। मक्का में हम 8वें स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? 8वें में। गन्ने में बहुत पीछे हैं। सरसों में हम प्रथम हैं। पूरे भारत में सरसों सबसे ज्यादा भारत में पैदा होती है, राजस्थान में पैदा होती है, भारत के सभी स्टेट में सरसों में आगे हैं, तो सही है। अलवर, टोंक और भरतपुर में खूब सरसों होती है, जयपुर, गंगानगर यहाँ भी होती है। गन्ना गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ये भी राइट है। मक्का भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के मैप पर आप गौर करेंगे तो ये मक्का का क्षेत्र माना जाता है। और तो मूंगफली का ज्यादा उत्पादन कहाँ है? राजस्थान में, बीकानेर में। और बीकानेर में भी सबसे बेहतरीन मूंगफली कहाँ की है? लूणकरणसर की, जिसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो नागौर, उदयपुर और कोटा नहीं हो सकता, तो ये इसमें मुख्य एरिया कौन सा है? बीकानेर। इसलिए मूंगफली उत्पादन बीकानेर में सर्वाधिक होता है। जिसने आंसर डी किया है उनका राइट है इसका उत्तर डी है। तो ध्यान देना, मक्का भीलवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ सही है, गन्ना गंगानगर चित्तौड़गढ़ बूंदी सही है, सरसों अलवर टोंक भरतपुर सही है, लेकिन मूंगफली का मुख्य एरिया बीकानेर है और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो बीकानेर कह सकते हो आप। बीकानेर के आगे थोड़ा जैसलमेर, जो मूल रूप से नहरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? नहरी क्षेत्र। और बीकानेर के आसपास के जहाँ ट्यूबवेल है वहां पर भी मूंगफली का उत्पादन होता है और खूब होता है। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, कौन सा कथन? हाँ भाई, हाँ, कुछ देर पहले शायरी सुनाएंगे, बिल्कुल जैसे क्लास समाप्त करूंगा वहां आपको 1-2 शायरी सुनाऊंगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2002 को शुरू की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यहां ध्यान देना आप लोग, इस पे आप 2010 कर लेना। क्या कर लेना? 2010-11, 2010-11। अब ध्यान दें, ग्रामीण प्रधानमंत्री राजस्थान सुरक्षा परिषद का गठन 3 जुलाई 2009 में की गई। भाई यहाँ बिल्कुल राइट। RSTC की स्थापना अक्टूबर 64 को की गई, बिल्कुल राइट। और ग्रामीण सड़क योजना, ये भी राइट है। तो 25 दिसंबर 2000, इसका याद रखना। तो ये मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। 2010-11 में याद रखना। इसमें आंसर कौन सा हो गया? 2, 3, 4। जिन ने 2, 3, 4 उत्तर किया है उन सब का सही है। और वो याद रखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2000 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये योजना शुरू हुई थी, गांव गांव सड़क पहुंचाने की योजना, ग्रामीण सड़क योजना। तो ध्यान देना, ये RSRTC 1 अक्टूबर 1964 में, जो रोडवेज की स्थापना राजस्थान में हुई, रोडवेज बसों की जो शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 64 से, उसके बाद ये निरंतर जारी है। 1 अक्टूबर 1964 तारीख याद रखना। ये आगे एक प्रश्न आपके, राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है इस प्रश्न का आंसर दे देगा। जिसका भी कंसेप्ट क्लियर है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आंसर नहीं दे पाएगा। ये राजस्थान के अक्षांश और ये राजस्थान के देशांश, जिसका भी कंसेप्ट, राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान का अक्षांश कौन सा है? उत्तरी। कौन सा है? उत्तरी। यहाँ क्या आ गया? दक्षिणी। गलत हो गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन गलत है। राजस्थान 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, राइट है। राजस्थान 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से पश्चिमी। राजस्थान के देशांतर कौन से हैं? दोनों पूर्वी। ये भी कौन सा है? पूर्वी। यहाँ क्या आ गया? पश्चिमी। ये भी गलत है। तो आगे ध्यान, राजस्थान पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से के मध्य स्थित है। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हैं, 1 और 3 गलत है, मतलब 2 और 4 सही है। कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? डी। तो जिसका आंसर डी आया है उनका प्रश्न राइट है। गौर करने वाली बात है, रट लेना, राजस्थान का उत्तरी से उत्तरी और पूर्वी से पूर्वी, देशांतर दोनों ही पूर्वी हैं, अक्षांश दोनों ही उत्तरी हैं, दोनों ही उत्तरी है। ये राइट है, ये राइट है।
दो राइट है, दो गलत है, तो दो चार उत्तर राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, ये आप गौर कीजिएगा। बाल हितैषी पंचायत अभियान 2022 की शुरुआत कहाँ से की गई? ये बाल हितैषी पंचायत अभियान भाई जयपुर मुख्यमंत्री के घर से हुई है। सीधा करंट का प्रश्न है, जिन जिन का ये आंसर है उन सबका राइट है। तो फटाफट आंसर आप देखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है था भोपा। देखो आप दो उत्तर दो, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसमें दिख रहा है आपको पहले आंसर में ये, जिस जिसका आंसर ये आ रहा है उन सबको बधाई हो। ये भारत का नक्शा है साथियों, और ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर आपका थाल घाट है, यहाँ पर भोर घाट है और यहाँ पर पाल घाट है। ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कोयटम्बूर, कोयटम्बूर कौन सा? पाल घाट। कौन सा? पाल घाट। सबसे अंत में है पाल घाट, सबसे पहले आ गया थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं साहब, आप बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान दें। हाँ, थाल, भोर और पाल, थाल, भोर और पाल घाट, ये आंसर सही है। थाल घाट ये नासिक और बॉम्बे को जोड़ता है, यहाँ पर नासिक और बॉम्बे को। भोर घाट बॉम्बे और पुणे को जोड़ता है, बॉम्बे और पुणे को। ये कोयटम्बूर तमिलनाडु और केरल के मध्य, तिरुवनंतपुरम के आसपास के एरिया में के पाल घाट तमिलनाडु और यहाँ केरल को जोड़ता है। ध्यान रखना ये तीनों इस नीचे नीचे वाले में, तो सबसे ऊपर ये, दूसरे नंबर ये, तीसरे ये क्रम ही पूछ रहा है। उत्तर सबसे उत्तर में ये, फिर ये बीच में, ये दक्षिण में, तो ये पाल घाट, थोर घाट, जिसका भी आंसर ये आया है ध्यान देना ये क्रम घाट है, ये आपस में बने हुए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। रुद्रप्रयाग निम्न में किस नदियों के संगम पर है? ये भारत के अंदर, ये भारत है साहब, क्या है? भारत। गौर कीजिएगा, यहां से एक नदी निकल के आती है। कौन सी? यहां से एक नदी निकल के आती है। इस नदी का नाम आप सब जानते हैं। उस नदी का नाम है, मुख्य नदी है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा जहाँ आके मिलती है, वहां पर बनता है इधर से, वहां कौन सा बनता है? विष्णुप्रयाग। कौन सा बनता है? विष्णुप्रयाग। याद ध्यान देना। फिर यहाँ पर एक नदी मिल आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। नदी कौन सी है? नंदाकिनी। तो कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। कौन सा बनता है? नंद प्रयाग। धौली गंगा, फिर ये इधर से एक गंगा आके मिलती है और उस गंगा को नाम कहते हैं पिंडार गंगा। कौन सा? पिंडार गंगा। और ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयाग बनाती है। फिर इधर से एक आती है, ये चौथे नंबर का प्रयाग है जिसको आप पूछ ले हैं। यहाँ पर जो अलकनंदा में आके कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो जिस जिसका आंसर अलकनंदा, ये रुद्रप्रयाग चौथे नंबर का है। चौथे नंबर का कौन सा है? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। सबसे अंत में एक नदी आके मिलती है यहाँ पर जिसका नाम है देवप्रयाग। जहाँ से इस नदी देवप्रयाग में एक मुख्य धारा है, अलकनंदा में आके मिलती है। कौन सी नदी अलकनंदा में आके मिलती है? भागीरथी। और कौन सा प्रयाग बनाती है साथियों? देवप्रयाग। और यहाँ से ये नदी क्या कहलाती है? गंगा। अलकनंदा में जो धारा है जहां से भागीरथी मिलती है, वहां से ये नदी क्या हो जाती है? गंगा हो जाती है। और प्रयाग कौन सा बनता है? देवप्रयाग। और रुद्रप्रयाग कहाँ बनता है? अलकनंदा। ये दोनों इस तरफ से आके मिल रही है। कौन सी? मंदाकिनी और भागीरथी। मुख्य धारा कौन सी है? अलकनंदा। तीन नदियां इधर से आके मिल रही है। कौन सी? कौन सी? धौली गंगा, ये अपने नंदाकिनी और पिंडार गंगा करके। तो ये प्रश्न जिसने भी आंसर दिया है उन सब का आंसर राइट है। प्रश्न देखिएगा, गौर कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। संसार का नक्शा देखिए आप, ये नक्शा है। ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री भारत की स्थिति है ये। तो ये इन अक्षांशों के मध्य जो स्थित होगा उसकी तो स्थिति ये होनी चाहिए। इन अक्षांशों के मध्य तो वो स्थित होता जिनकी स्थिति ये होती। क्या भारत इन उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है? क्या भारत इनमें है? नहीं है, भारत ऊपर है। तो कहने का मतलब ये तो गलत है। लेकिन भारत की जलवायु मानसून कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह की। बिल्कुल राइट है।
देखिए आंसर अब एक सही है परंतु दो गलत है। जिस जिनका आंसर दो है उनका सही है। एक कंसेप्चुअल प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय 23-23 के मध्य पाई जाती है, और वो यहाँ इस लोकेशन में कहीं भारत होता तो दोनों सही हो जाते। लेकिन भारत में जलवायु तो यही है, क्योंकि हिमालय की वजह से भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय मानसून बन जाता है, क्योंकि हिमालय उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। जिन जिनका आंसर राइट है वो देख लें। करेवा हिमानीकृत, करेवा, गौर करना, करेवा, करेवा कैसी, करेवा भूमि, कौन सी भूमि, करेवा। क्या पैदा होता है इसमें, केसर, केसर जाफरान, क्या होता है, जाफरान। ये बहुत महंगी आती है केसर, कौन सी भूमि में पैदा होती है, करेवा भूमि में। करेवा भूमि कहाँ है साथियों, कश्मीर में। कहाँ पर है, कश्मीर में। आंसर दीजिए फटाफट। हिमानीकृत वेदिकाएं मतलब आसपास हिमानीकृत मतलब बर्फ की जमी रहती है, कौन सी घाटी में, टिस्का, ये टिस्का एक नदी होती है, टिस्का। रावी घाटी, अलकनंदा घाटी, झेलम घाटी, कश्मीर में है तो अलकनंदा का तो कोई लेना देना नहीं। रावी बहुत नीचे बहती है, तो टिस्का भी ऊपर है, तो बचती कौन सी नदी है अपने पास, झेलम घाटी। कौन सी, झेलम घाटी में करेवा भूमि बनती है, इसके चारों तरफ से झेलम निकलती है और बहुत फेमस नदी है और प्रसिद्ध। और केसर बहुत सुगंधित, और आप जानते हैं केसर का दूध, केसर की खीर खाते रहते हैं। ये करेवा भूमि कहते हैं, जहाँ केसर पैदा होती है। कितनी उपजाऊ भूमि होती होगी, इतने ज्यादा मिट्टी लाके वहां नई नई बिछाई जाती है नदियों के द्वारा, तब जाकर एक उस करेवा भूमि में केसर पैदा होता है, और वो बहुत महंगा भी होता है और बहुत उपजाऊ। राजस्थान की नौकरशाही का मुखिया, बहुत सरल प्रश्न, इसका तो कोई आंसर गलत नहीं देना। कोई भी आंसर गलत दिया तो फिर अच्छा नहीं। ध्यान गौर कीजिए, राजस्थान की नौकरशाही का मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। प्रश्न बहुत अच्छा है, आप कुछ आंसर शानदार। कौन होता है, मुख्य सचिव। जो ये आंसर दे रहे हैं उनका राइट है, मुख्य सचिव। अभी कौन है मुख्य सचिव, उषा शर्मा, उषा शर्मा। ये क्या कह रहा है, नौकरशाही। राजस्थान में एक वरिष्ठ आईएएस, कौन, वरिष्ठ आईएएस क्या बनता है, मुख्य सचिव बनता है। कैसा, वरिष्ठ आईएएस। और उषा शर्मा वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है, जो पूरी नौकरशाही जितना भी कर्मचारी होते हैं उनका हेड होता है, आईएएसओ का हेड होता है मुख्य सचिव। ठीक है। राजनीतिक मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक मुखिया एक राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल। सीएमओ, मुख्यमंत्री के अंडर काम करने वाला सचिव प्रधान सचिव कहलाता है, जो सीएमओ का हेड होता है। सीएमओ के जितने सचिव होते हैं उनका मुखिया होता है, लेकिन सब सचिवों का मुखिया कौन होता है, मुख्य सचिव, जो नौकरशाही का मुखिया होता है। तो आप अंतिम प्रश्न शायद, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, बहुत सरल प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न। जो आंसर आ रहे हैं राज्यपाल सही है। आंसर कौन सा है, ए, राज्यपाल। सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। हाँ, अब मैं आपको शायरियां सुनाता हूँ। आप इच्छुक हैं शायरी सुनने के, आपका मन था शायरी सुनने का, सुनिए फिर शायरी। कौन सी शायरी सुनना चाहते हैं बताइए आप मुझे। हाँ, कि मौजों की बला से जो खबरदार नहीं है, कश्ती में बैठने का वो हकदार नहीं है। छोड़कर चला जाए वो ये गुलिस्ता, जो वतन का वफादार नहीं है, जो वतन का वफादार नहीं है। कि मौजों की बला से जो खबरदार नहीं है, कश्ती में बैठने का वो हकदार नहीं है। और छोड़कर चला जाए वो ये गुलिस्ता, जो वतन का वफादार नहीं है, जो वतन का वफादार नहीं है। तो कुछ शेर मुझे याद आते हैं, फिर सुनाता हूँ आपको। है कि जब जब ये बात मुझसे वो कह रहे थे कि ये मैंने खुली आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी। कि मैंने खुली आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत नहीं देखी पर मैंने माँ देखी है। तो माँ से बढ़कर भी कोई स्वर्ग इस दुनिया में होता नहीं है। तो साहब, ये शेरो शायरी जो आप क्लास के अंत में रोज मनोरंजन के लिए सुनना चाहते हैं, कि असर लुभाने का शायद तेरे बयान में है किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। दोबारा सुनो, कि असर लुभाने का शायद तेरी जुबान में है, और किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। असर लुभाने का शायद तेरे बयान में है किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है, तेरी जुबान में है। तो विदा लेता हूं आपसे। इसी तरह प्रेम प्यार लुटाते रहिए, क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारी ऊर्जा और हमारी आशा को प्रबल करते रहिए, ताकि हम इसी मजबूत इरादों के साथ आपके बीच में आ सकें। जय हिंद, जय भारत।